तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। कुछ लीगल रूल्स पढ़ने हमें ऑफर को लेकर, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो आखिर क्या क्या लीगल रूल्स हैं या क्या क्या इसेंशियल हैं वैलिड ऑफर के, वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। ऑफर आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लॉयड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर अगर आपको बनाना है तो आपको ऑफर जो है वो बनाना होगा वर्ड्स में। वर्ड्स का मतलब हो गया ओरल वर्ड्स भी हो सकते हैं या रिटर्न में वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आपका ऑफर जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से आपका ऑफर वैलिड ऑफर माना जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेज टू बी, ए ने बी को कहा, तो ये आपका एक ओरल ऑफर है। विल यू परचेज माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹20,000। ए राइट टू बी, ए ने बी को लिखा इन अ लेटर, तो यहाँ पर ये आपका रिटर्न ऑफर है। तो ऑफर आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। दोनों ही तरीके के ऑफर को बोलते हैं हम एक्सप्रेस ऑफर। अब देखते हैं इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। जब ऑफर एक्सप्रेस किया जाता है किस तरीके से, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी। पार्टी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से ऑफर क्रिएट हो जाएगा, ऑफर बन जाएगा। पार्टी बोलेगी नहीं, ना ओरल में ना रिटर्न में, पार्टी किसी भी तरीके से कुछ बोलेगी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिससे ऑटोमेटिक ऑफर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑफर को बोलते हैं हम इम्प्लाइड ऑफर। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सपोज आप कभी किसी बस स्टैंड पे जाते हो और बस का इंतजार कर रहे हो, तो वहां पर बस आती है, आप बस नंबर के अकॉर्डिंग जो है उस बस में चढ़ जाते हो। उसके बाद आप जो है कंडक्टर से टिकट लेते हो और उसके बदले में उसको पैसे पे करते हो और अपनी सीट पे बैठ जाते हो और इंतजार करते हो अपने स्टैंड के आने का। और जैसे ही आपका स्टैंड आ जाता है आप बस से उतर जाते हो। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या, आपके बस में चढ़ने से लेकर आपके बस से उतरने तक के पूरे प्रोसेस में एक एग्रीमेंट बन गया आपका और ट्रांसपोर्ट कंपनी का, और आपको पता भी नहीं चला। वो एग्रीमेंट क्या था, जब बस अपने रूट पे चल रही थी और आपके पास आकर रुकी, तो बस ने आपको एक ऑफर दिया। बस ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस ने आपको ऑफर दिया कि बस का ये नंबर है, बस इस रूट पे जाएगी, आपको इस रूट पर जहां पे भी जाना है बस आपको छोड़ देगी, इसके बदले में आपको बस का जो किराया है वो किराया पे करना है। ये बस की तरफ से दिया गया ऑफर था और आपने बस में चढ़कर किराया पे करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों ही पार्टीज ने बिना कुछ बोले, ना आपने अपनी तरफ से कुछ कहा ना बस ने अपनी तरफ से कुछ कहा, ऑटोमेटिक एक ऑफर क्रिएट हो गया और बाद में उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी मिल गई। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है बस वाला, आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, पर्पस, यानी क्या पर्पस है ऑफर बनाने का। ऑफर बनाने का पर्पस ये होता है कि हमें क्रिएट करना है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। लीगल रिलेशनशिप सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर क्रिएट होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम किया जाता है कि आपके बीच जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है वो लीगली बाइंडिंग है, दोनों के बीच में लीगली एनफोर्सेबल है। और कमर्शियल एग्रीमेंट के अलावा कोई भी अदर एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो, रिलीजियस एग्रीमेंट हो, सोशल एग्रीमेंट हो, इन सब में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती। ये सब बातें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखी है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ए इनवाइटेड बी टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्टेड द इनविटेशन। ए ने बी को खाने पे बुलाया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच एक सोशल एग्रीमेंट बना है। इट इज ओनली अ सोशल इन्विटेशन। यहाँ पर इन्विटेशन हो गया, यहाँ पर सोशल इन्विटेशन हुआ। तो ये सोशल इन्विटेशन है, यहाँ पर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है पार्टीज की कि वो आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा। ए ने ऑफर दिया था और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। तो अगर ए जो है अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, अगर ए जो है बी को डिनर प्रोवाइड नहीं करवा पाया किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा। ए विल नॉट बी लायबल क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था, सोशल इन्विटेशन था। थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और नॉट वेग। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ऑफर आपका सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और अनक्लियर नहीं होना चाहिए। नॉट वेग लिखा है, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, तो अनक्लियर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड हैं, दो नेगेटिव मिलकर बनते हैं पॉजिटिव, यानी ऑफर आपका क्लियर होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी वेरी क्लियर। यहाँ पर पार्टीज की इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एज टू व्हाट दे इंटेंड टू डू। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग एंड अनसर्टेन, नो कॉन्ट्रैक्ट विल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर आपके ऑफर के अंदर वेग और अनसर्टेनिटी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ऑफर टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर ए ने बी को ऑफर दिया 100 टन्स ऑफ ऑयल देने का। तो ये एक वेग ऑफर है क्योंकि यहाँ पर जो तेल है वो किस टाइप का होगा ये स्पेसिफाई नहीं किया। तेल तो अलग अलग कई सारे टाइप्स का हो सकता है, तो कौन सा तेल देने की बात हुई है। यहाँ पर ए ने किस चीज का ऑफर दिया है, कौन से तेल का ऑफर दिया है, स्पेसिफिक तो है ही नहीं, क्लियर तो है ही नहीं यहाँ पर ये ऑफर। As there is nothing to show what type of oil was intended, the offer must be communicated to the other party. ऑफर जो है वो अदर पार्टीज को कम्युनिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर अदर पार्टीज की बात किसकी हो रही है, यहाँ पर देन नहीं होगा, द होगा। अदर पार्टी कौन है यहाँ पर, ऑफरी। तो ऑफर जो है वो ऑफरी तक कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। द ऑफर इज कंप्लीटेड। ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब तक ऑफर ऑफरी के पास कम्युनिकेट नहीं होता ऑफर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। अनटिल द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड।
ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। बिना किसी को ऑफर दिए कोई ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? तो एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कंफर्म एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। तो मतलब समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक फेमस केस लॉ है हमारे सामने, इसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये कौन है? ये हमारा वो पर्सन है जिसने केस फाइल किया था। और ये कौन है? जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया था। तो जिसने केस फाइल किया उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ केस फाइल किया उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आखिर केस क्या था देख लेते हैं एक बार। जी कौन है? जी है हमारा गौरी दत्त। गौरी दत्त ने अपने एक सर्वेंट को, जो एल है, जिसका नाम है लालमन शुक्ला। तो लालमन शुक्ला कौन है? ये गौरी दत्त का एक सर्वेंट है। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा, कहां पर भेजा? टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो यहाँ पर गौरी दत्त का जो है नेफ्यू कौन होता है? उसकी बहन का बेटा या बेटी, वो गुम हो गया। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा कि जाकर मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओ। व्हेन द सर्वेंट हैज लेफ्ट, और जब लालमन शुक्ला जो है वो चला गया उसके नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए, उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए, उसके कुछ देर बाद जो है गौरी दत्त देन अनाउंस दैट एनीवन हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड एंटाइटल टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो गौरी दत्त है उसने लालमन शुक्ला के जाने के कुछ देर बाद अनाउंस करा। किसको अनाउंस करा? अपने बाकी सर्वेंट को। एक सर्वेंट को तो उसने भेज दिया लालमन शुक्ला को, बाकी के जितने सर्वेंट थे उनको अनाउंस करा कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेके आएगा उसको जो है मैं एक सर्टेन रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर ये बात किसने अनाउंस कर दी? गौरी दत्त ने अनाउंस कर दी अपने बाकी के सर्वेंट को। और ये बात किसको नहीं पता? ये बात लालमन शुक्ला को नहीं पता, क्योंकि गौरी दत्त ने उसको पहले ही भेज दिया था अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए। तो अब यहाँ पर हुआ क्या? लालमन शुक्ला जो कि सबसे पहले ढूंढने गया था, उसको जो है गौरी दत्त का नेफ्यू मिल जाता है, लेकिन रिवॉर्ड के बारे में लालमन शुक्ला को अभी मालूम नहीं है। सब्सिक्वेंटली बाद में जब लालमन शुक्ला को पता चलता है कि ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था, ही क्लेम इट, वो मांगने चला गया गौरी दत्त के पास कि भाई मुझे रिवॉर्ड दे दो। तो यहाँ पर गौरी दत्त मुकर गया, बोला मैं नहीं देता रिवॉर्ड। जब मैंने तेरे को बोला था क्या रिवॉर्ड देने के लिए? मैंने किसको बोला था? मैंने बोला था अपने बाकी सर्वेंट को। तेरे को तो मैंने बोला नहीं था, तुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रिवॉर्ड मैंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पर तेरे को जब पता ही नहीं था, तेरे पास तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो जब तुझे ऑफर के बारे में नहीं पता तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? और जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता तो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता हमारे बीच। तो यहाँ पर यह मामला चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने फाइनली फैसला सुनाया गौरी दत्त के फेवर में। और क्या कहा? ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। तो यहाँ पर लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता उस ऑफर को। ऊपर साफ साफ लिखा था अंटिल द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट ना हो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा ऑफर के पास एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती और दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अब ये लाइन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर आप ऑफर से इग्नोर हो, आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट्स ऑन द एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर के पास कोई भी किसी भी तरीके का राइट नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द ऑफरी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि ऑफर जो है वो बनाया जाता है इस इंटेंशन के साथ। विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? इंटेंशन, पर्पस। ऑफर जो है इस इंटेंशन के साथ बनना चाहिए कि हम ऑब्टेन कर सके असेंट ऑफ द ऑफरी। असेंट क्या होता है? असेंट का मतलब होता है अप्रूवल। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर हमने पढ़ा था। हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था, आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस की फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। वहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन ऑफ ऑफर। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। तो यहाँ पर ये पॉइंट जिसने पढ़ा है, जिसने पिछला पार्ट देखा है, उसको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट। एन ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। ऑफर में आप किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशनल ऑफर वैलिड ऑफर माना जाता है। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। तो ऑफर जो है ऑफर देते समय अपने ऑफर के अंदर किसी भी तरीके की कैसी भी कंडीशन लगा सकता है। ऑफर उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उस कंडीशन को माने या ना माने, वो उसकी अपनी मर्जी है। इन सच केसेस अगर कंडीशन लगाएगा तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी किसको? ऑफरी को। द कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। और जो कंडीशन लगाई जाएगी वो रीजनेबल होनी चाहिए। अनरीजनेबल कंडीशन अलाउड नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए लैंडलॉर्ड ऑफर टू रेंट हिज हाउस ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली इज एन कंडीशनल ऑफर। तो यहाँ पर ए एक जो है मकान मालिक है, तो वो कहता है कि मैं अपना घर किराए पे दूंगा सिर्फ एक वेजिटेरियन फैमिली को, यानी मैं नॉन वेजिटेरियन फैमिली को अपना घर किराए पे नहीं दूंगा। उसका अपना घर है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी को भी किराए पे दे, वो वेजिटेरियन को दे, नॉन वेजिटेरियन को दे, उसकी अपनी मर्जी है। तो उसने कंडीशन लगा दी कि मैं अपना घर किराए पे किसको दूंगा? सिर्फ वेजिटेरियन फैमिली को दूंगा। ये उसकी अपनी एक कंडीशन हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्सेप्ट करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे मत करे। ऑफर तो बिल्कुल वैलिड ऑफर है, ऑफर के अंदर कंडीशन लगाई जा सकती है। अगर बात करें हम दूसरे एग्जांपल की, रीजनेबल कंडीशन की, तो यहाँ पर एक केस लॉ है जो कि कोर्ट का डिसीजन आया था, लिली व्हाइट वर्सेस आर मुनुस्वामी।
यहाँ पर एक्स है, उसने जो है एक नई साड़ी लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए दी। जब धुलवाने के लिए दी तो वहां पर जो है उसको एक रिसिप्ट मिली। सीधी बात है, हम कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने को देते हैं तो उसके बदले में हमें एक रिसिप्ट मिलती है, और उस रिसिप्ट के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, कस्टमर वुड एंटाइटल टू रिकवर ओनली 15%। कस्टमर जो है वो एंटाइटल होगा कि वो रिकवर कर सकता है सिर्फ 15% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉन्ड्री से कपड़े मिसिंग हो जाए तो उसके बदले में लॉन्ड्री जो है कस्टमर को कपड़े का 15% अमाउंट ही वापस करेगी। और रिसिप्ट के पीछे ये बात छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई है, तो ये बात जो है हर कस्टमर तो पढ़ता नहीं है। और यहाँ पर हुआ क्या, साड़ी जो है वो गुम कर दी, और किसकी गलती से हुआ, लॉन्ड्री की नेग्लिजेंस की वजह से। लॉन्ड्री ने लापरवाही दिखाई और साड़ी को घुमा दिया। अब एक्स ने जो है वो कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आया, कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि जो टर्म्स है ये अनरीजनेबल है। अब अनरीजनेबल कैसे है, यहाँ पर लॉन्ड्री ने लिखा हुआ है कि हम जो है सिर्फ 15% मार्केट प्राइस का वापस करेंगे। ऐसे तो लॉन्ड्री जो है कस्टमर से नए नए कपड़े लेगी और उसके बाद जो है कह देगी ये कपड़े गुम हो गए, और उस कपड़े का 15% जो है कस्टमर को पे कर देगी, और बाकी वो नया कपड़ा जो है अपने पास रख लेगी। तो इस तरीके से तो पूरा फ्रॉड हो रहा है। तो ये तो एक अनरीजनेबल कंडीशन है। यहाँ पर तो आपकी डिसऑनेस्टी शो हो रही है, आप सीधे सीधे कस्टमर को चीट करना चाहते हो, कस्टमर के साथ गलत काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, सच अ टर्म वुड गिव अ प्रीमियम ऑफ डिसऑनेस्टी एंड इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये साफ साफ डिसऑनेस्टी को दर्शाता है और ये अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये आपका एक अनरीजनेबल ऑफर का एग्जाम्पल था। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। ऑफर के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं हो सकती नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आप जो है रिजेक्शन का बर्डन ऑफरी के ऊपर नहीं डालोगे। आपके ऑफर के अंदर ऐसी कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं हो सकती जिसमें यह कहा जाए कि अगर आपने इतने दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया या इतने समय के अंदर जवाब नहीं दिया तो हम आपके ना जवाब देने को आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड। अगर आप हमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करते एक सर्टेन टाइम के अंदर तो ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो ऑफर आपका एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। इस तरीके की कोई भी टर्म्स और कंडीशन आप नहीं लगा सकते। आप ये थोड़ा कह सकते हो भाई मैंने तुझे ऑफर दिया है, अगर तेरा जवाब 2 घंटे के अंदर नहीं आया तो मैं जो है मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सामने वाले के ऊपर रिजेक्शन का बटन नहीं डाल सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स राइट टू वाई। एक्स ने वाई को एक लेटर लिखा, आई शैल बाय योर हाउस फॉर ₹20 लाख। इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई शैल अज्यूम दैट यू एक्सेप्टेड माय ऑफर। ये क्या बात हुई, अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम जो है अपना घर मुझे 20 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो। तो ऐसे नहीं हो सकता। आप ऑफर के ऊपर रिजेक्शन का बटन नहीं डाल सकते। ऐसे किसी भी तरीके के टर्म्स के साथ बनाए गए ऑफर को वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, ये बातें हम देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। इसी पॉइंट के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑफर जो है वो अलग होता है इन्विटेशन टू ऑफर से। तो यहाँ पर मैं देखना गया, पहले आप ध्यान से ये देखो। ऑफर के बारे में हमें जानना है कि आखिर ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर ये दोनों एक अलग अलग टर्म है। तो ऑफर किस तरीके से अलग होता है इन्विटेशन टू ऑफर से। अब देखो होता क्या है, 90% केस में जिस चीज को हम ऑफर समझते हैं वो हमारा ऑफर होता ही नहीं है, वो हमारा क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। आप इन्विटेशन टू ऑफर को 90% केस में ऑफर समझते हो। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। इन्विटेशन टू ऑफर मींस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी सुनते चलो, एग्जांपल हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इन्विटेशन और टू ऑफर का मतलब होता है हम इंफॉर्मेशन सप्लाई करना चाहते हैं, हम सामने वाले पर्सन के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब होगा सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट नेगोशिएशन कैन स्टार्ट, ताकि जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो सके। नेगोशिएशन क्या होता है, बार्गेनिंग, एंड द अदर पर्सन कैन मूव टू मेक एन ऑफर। और हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो पर्सन जो है हमें ऑफर देना शुरू कर दे। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक एक करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल देखते हैं, हमारा सबसे पहला सबसे आसान एग्जांपल को उठाते हैं। हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल है यहाँ पर ये डी पॉइंट। क्या दे रखा है इसमें, बोला गया मेन्यू कार्ड के बारे में। तो आप किसी होटल रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाते हो, वहां पर आप देखते हो, आप टेबल पर बैठते हो, वहां पर टेबल पर मेन्यू कार्ड पड़ा होता है। उसमें जो है सारी आइटम्स लिखी होती है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो है पनीर मिलेगा, छोले मिलेंगे, राजमा मिलेंगे, दाल मिलेगी, नान मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सारी आइटम्स लिखी होती हैं और सामने उसके रेट लिखे होते हैं। तो आपकी अपनी जो मर्जी होगी, आप वेटर को बुलाओगे और बोलोगे कि मुझे जो है ये आइटम लाके दो। तो सपोज आपने जो है 2 आइटम को सिलेक्ट कर लिया, दाल और पनीर को, और वेटर को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि मेरे लिए जो है ये 2 डिश लेके आ जाओ।
अब वेटर ने बोला कि पनीर तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन दाल जो है वो खत्म हो गई। दाल एक बहुत कॉमन आइटम है, हर कस्टमर इसको मंगाता है। तो आप लेट हो गए आने में, आप काफी लेट आए हुए हो, अभी जो है हमारे पास दाल खत्म हो चुकी है, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका है। तो अब आप रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाओगे और जाके कहोगे कि ये मेन्यू कार्ड जो है एक ऑफर है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ये चीजें मिलेंगी, आपने मुझे एक ऑफर दिया था, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, हमारे बीच एग्रीमेंट बन गया, अब आप मुकर ही नहीं सकते। अब आपको मुझे ये 2 डिश देनी होगी, किसी भी कीमत पे कहीं से भी लेकर आओ, मेरे लिए लेकर आओ, वरना आपके ऊपर मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। तो रेस्टोरेंट का जो ओनर होगा या फिर जो मैनेजर होगा वो आपको समझाएगा, सर सुनो, ये जो आपका मेन्यू कार्ड है, ये जो मेन्यू कार्ड आपके टेबल पे पड़ा हुआ था, ये ऑफर है ही नहीं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर था। यहाँ पर हमने बताया था कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी डिशें हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमने तो आपको एक इनविटेशन टू ऑफर दिया था, इनवाइट करा था आपको कि आप सामने से हमें ऑफर दो। तो आपने हमारे इनविटेशन टू ऑफर को देखा, हमारे मेन्यू कार्ड को देखा, उसके बाद उसमें से जो जो आइटम आपको चाहिए थी, आपने हमें ऑफर दिया कि मैं जो है ये डिश खाना चाहता हूँ, आप मुझे प्रोवाइड करवा सकते हो। आपने मुझसे पूछा, अगर हमारे पास अवेलेबल होती तो हम आपको प्रोवाइड करवाते, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने आपके 2 डिश में से एक डिश के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे को रिजेक्ट कर लिया। तो आपने हमें ऑफर दिया था, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारी मर्जी थी, हमने आपको ऑफर नहीं दिया था। हमने जो मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा था वो ऑफर था ही नहीं, वो तो एक इनविटेशन टू ऑफर था। हम तो आपको इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे पास आओ, इस इनविटेशन टू ऑफर को देखो और इसके बदले हमें सामने से ऑफर दो, उसके बाद हमारी मर्जी होगी कि हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो मेन्यू कार्ड है ये एक इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर कभी था ही नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मेन्यू कार्ड जो होता है वो एक ऑफर है, जबकि वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। 90% केस में हर चीज इनविटेशन टू ऑफर ही होती है, जिसको आप लोग ऑफर समझते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा सी पॉइंट डिस्प्ले ऑफ गुड्स। आप कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हो, कभी किसी बिग बाजार में जाते हो, वहां पर होता क्या है, वहां पर जो है सामान रखा होता है, उस सामान के नीचे प्राइस लिखा होता है कि ये सामान इतने का, इतने का, इतने का है। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जो सामान आपको चाहिए, आप उसका प्राइस देखकर उस सामान को उठाओगे और उठाकर कैश काउंटर पे लेकर आओगे और वहां पर अपना बिल बनवाओगे उस सामान का। तो यहाँ पर जब गुड्स रखे गए थे डिस्प्ले के लिए बिग बाजार के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, जिसको आप उठाकर लेकर आए और उठा के आपने कैश काउंटर पे रखा, वो गुड्स जो है वो आपके लिए इन्विटेशन टू ऑफर था। वो सामान रखा इसलिए गया था कि ये सामान है और ये इसका प्राइस टैग है, आप इस सामान को देखो और इसमें से आपको जो सामान चाहिए वो आप हमारे कैश काउंटर पर लेकर आओ और सामने से हमें ऑफर दो कि मैं आपके मॉल में से, आपके शॉप में से ये सामान परचेस करना चाहता हूं, क्या आप इसको बेचने को तैयार हो। अब मर्जी होगी कैश काउंटर वाले की, अब मर्जी होगी बिग बाजार की, अब मर्जी होगी सुपरमार्केट की कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। वो चाहे तो कह दे मैं आपको ये सामान नहीं बेचता, वो ऐसा क्यों कहेगा। अब देखो, अगर मान लो आप कोई ऐसा सामान उठा के लेके आ गए जो सामान जो है पहले ही बिक चुका है, वो सामान का पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, वो सामान वहां पर रखा था लेकिन बस उठाना बाकी था, वो सामान उठने जा रहा था, लेकिन उसी समय आप जो है उस सामान को उठाकर लेकर आ गए कैश काउंटर पे। अब जो कैश काउंटर पे पर्सन बैठा हुआ है, वो पर्सन आपको कह सकता है सर ये सामान जो है पहले ही बिक चुका है, आपने ये सामान उठा लिया, ये सामान आपका नहीं है, हम उस सामान को उठाने वाले थे, उससे पहले ही जो है आपने इस सामान को उठा लिया, तो हम आपको ये सामान नहीं दे सकते क्योंकि ये सामान पहले ही बिक चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने इस सामान को उठा लिया तो ये सामान मेरा हुआ, आपको मुझे ये सामान देना ही होगा। सामने वाला पर्सन आपको वो सामान देने से मना भी कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि आपने जहां से सामान उठाया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था और आप सामान उठाकर जब कैश काउंटर पर लेके आए तो आपने अपनी तरफ से ऑफर दिया और अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या ना करना, आपको सामान देना या ना देना, वो कैश काउंटर में बैठे पर्सन की मर्जी है। सवाल ये आता है कि वो क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, अगर उसके पास सामान अवेलेबल होगा तो वो आपको जरूर देगा। तो सीधी सीधी बात है, ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स रखे जाते हैं, आप जाते हो मॉल के बाहर देखते हो डिजाइनर कपड़े लगे होते हैं, वो डिजाइनर कपड़े जो डिस्प्ले के लिए लगाए गए होते हैं। किसी कार के शोरूम में जाओगे, किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में जाओगे, वहां पर जो है कार रखी होती है, मोटरसाइकिल लगी होती है, वो आपको डिस्प्ले के लिए रखी गई है कि आप जो है अंदर आओ, अंदर आने के बाद जो है हमें ऑफर दो, उसके बाद हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। वो जो डिस्प्ले के लिए गुड्स रखे गए हैं वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन अ सेल्फ सर्विस इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो होता है किसी सेल्फ सर्विस में, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। व्हेन अ कस्टमर पिक अप दोज गुड्स एंड इंटेंड टू बाय देम दैट अमाउंट टू एन ऑफर। तो यहाँ पर जब कस्टमर जो है सामान को उठाता है और कहता है कि मैं इस सामान को बाय करना चाहता हूं, तो ये सिर्फ एक ऑफर माना जाएगा। उसके बाद शॉपकीपर की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। शॉपकीपर इज फ्री नॉट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, सपोज एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराया गया, उसमें बोला गया कि हमें जॉब के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जो है हमें एप्लीकेशन भेजो। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दी गई थी वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, उसके थ्रू सिर्फ इन्वाइट करा जा रहा था कि आओ हमें ऑफर दो। अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर था। उसके बाद जब एप्लीकेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, वो एक ऑफर होगा जो दिया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा कंपनी को, और फिर कंपनी की अपनी मर्जी होगी कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं,
कैटलॉग ऑफ गुड्स। तो गुड्स का कैटलॉग, जब कैटलॉग क्या होता है, एक बुकलेट होती है, एक पैम्पलेट होता है, जिस पर जो है किसी कंपनी का या किसी शॉप का सारे आइटम जो वो कंपनी या शॉप सेल करती है उसकी डिटेल दी होती है, उसके बारे में सब कुछ बताया होता है, सारी डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो उसी को बोलते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग भी एक ऑफर नहीं होता, कैटलॉग भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। सपोज आपने जो है कोई कार खरीदनी है, तो आप कार परचेस करने के लिए शोरूम में ना जाते हुए किसी कंपनी के वेबसाइट पर गए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो है कार्स को देखना शुरू करा, आपने देखा कि ये कंपनी जो है कौन कौन से मॉडल्स की कार प्रोवाइड करवाती है, फिर भी आपको लगा कि इसके बारे में मुझे इस वेबसाइट के थ्रू सारी जानकारी नहीं मिल पा रही, तो उस वेबसाइट पर वहां पर जो है किसी का ईमेल एड्रेस दे रखा होगा कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। आपने जो है वहां पर उस कंपनी की मेल आईडी पे मेल कर दिया कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर कार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो कंपनी की तरफ से आपको जो है एक कैटलॉग भेजा जाएगा आपके मेल पर। तो आपके पास कैटलॉग के अंदर जो है सारी डिस्क्रिप्शन उस कार के बारे में लिखी होगी, उसके प्राइस से लेकर एक एक बात है सब कुछ लिखी होगी। तो वो कैटलॉग जो है एक इन्विटेशन टू ऑफर है। पूरा कैटलॉग देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये वाली कार परचेस करनी है। आप जो है कंपनी के शोरूम में पहुंचे और शोरूम में पहुंचने के बाद बोला कि मुझे जो है ये वाली मॉडल नंबर की ये वाली कार परचेस करनी है, जिसका प्राइस ये आपके कैटलॉग में लिखा हुआ है। कंपनी ने बोला आपको जो हमने कैटलॉग सेंड किया था वो जो है लगभग 1.5-2 महीने पहले किया था, अब 1.5-2 महीने के अंदर इस कार का प्राइस बढ़ चुका है, अब आपकी ये कार जो है इतने की ना पड़ते हुए उतने की पड़ेगी। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे नहीं पता, ये कार जो है आपने मुझे पहले इतने की बताई थी, अब आप जो है इसका रेट ज्यादा बता रहे हो। वहां पर जो कैटलॉग भेजा गया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था, उसके बाद आपने उस कंपनी को ऑफर दिया। अब कंपनी आपके ऑफर पे, उस प्राइस पे आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती वो उस कंपनी की मर्जी है। एक्सेप्टेंस देना ना देना सामने कंपनी की मर्जी है, ऑफर आपने अपनी तरफ से दिया। तो यहाँ पर कैटलॉग एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि एक ऑफर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। ऊपर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंपनी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में अपने शेयर को इशू कर देती है, पब्लिक के लिए शेयर इशू कर देती है और पब्लिक से बोलती है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी के शेयर खरीद लो, कंपनी के मालिक बन जाओ और उसके बदले में हमें पैसे दे दो। तो यहाँ पर जब कंपनी को अपने शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस जारी करना एक इन्विटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस जो है एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है पब्लिक को कि हमने अपनी कंपनी की सारी डिटेल, सारी बातें बता दी आपको इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब कंपनी पब्लिक को कह रही है कि पब्लिक सामने से आए और हमें ऑफर दे कि हम जो है कंपनी के इतने शेयर खरीदना चाहते हैं। सपोज कंपनी ने बोला कि हम जो है 5 करोड़ के शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन भेजो। अब पब्लिक की तरफ से शेयर परचेस करने की एप्लीकेशन आ गई 7 करोड़ की, जबकि कंपनी का मकसद क्या था कि हमें जो है 5 करोड़ के शेयर इशू करने। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है 2 करोड़ रुपए रिटर्न करने होंगे, क्योंकि हमें शेयर की इशू कितने करने, 5 करोड़ के। तो 2 करोड़ रुपए रिटर्न होंगे। रिटर्न किस बेसिस पे होंगे, प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस पे शेयर इशू करे जाते हैं जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी जो है प्रो राटा बेसिस पे शेयर इशू करेगी और बचे हुए 2 करोड़ रुपए जो है वो रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू करा गया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। उसके बाद जब पब्लिक ने एप्लीकेशन दी शेयर खरीदने के लिए तो वो एप्लीकेशन एक ऑफर थी। उसके बाद कंपनी की अपनी मर्जी थी, कंपनी ने अपने हिसाब से जितने उसको शेयर इशू करने थे उतनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी के ऑफर को रिजेक्ट कर लिया। और क्या क्या इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि हम इनवाइट करना चाहते हैं किसको, इंटेंडिंग बायर को। तो जब एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाता है कि इतने तारीख को इतनी बजे ऑक्शन हो रहा है, जब कोई ऑक्शन की अनाउंसमेंट होती है कि इतनी तारीख को इतने बजे जो है ये सामान का ऑक्शन किया जाएगा, तो जो जो इंटेंडिंग बायर है, जो जो इंटरेस्टेड बायर है, मतलब ऐसे बायर जो सामान खरीदना चाहते हैं, वो आओ और इस ऑक्शन के अंदर बिड लगाओ। इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जब प्रिंट करवाया जाता है तो वो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। वहां पर इनवाइट करा जा रहा है बायर्स को, आओ और आकर जो है बिड लगाओ। तो उसके बाद जब ऑक्शन स्टार्ट होता है और बायर बिड लगाना शुरू करते हैं तो बायर जो बिड लगाते हैं वो ऑफर होता है। इन्विटेशन टू ऑफर के बदले हमेशा ऑफर दिया जाता है, हर एक बिड एक ऑफर कहलाती है। उसके बाद जब बिड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिड को एक्सेप्ट कैसे करता है, ऑप्शनर जो होता है वो हैमर स्ट्राइक करता है। हैमर स्ट्राइक करने का मतलब है आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपकी बिड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हैमर स्ट्राइक करके यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी जाएगी और बिड लगाकर यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्टैंडर्ड नोटिस। स्टैंडर्ड नोटिस जो है वो एक ऑफर नहीं होता, डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। स्टैंडर्ड नोटिस जो है वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब ये होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसको अपनी कंपनी के अंदर वाटर कूलर लगवाने। तो गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी ये देखती है कि कौन सा डीलर मुझे सस्ते में वाटर कूलर लगवा के दे देगा। मार्केट में ऐसे कौन कौन से डीलर हैं जो वाटर कूलर लगाते हैं और उसमें से भी कौन सा डीलर है जो सस्ते में वाटर कूलर मेरी कंपनी के लिए लगवा के दे देगा। तो वो क्या करेगी, मार्केट में एक टेंडर नोटिस जारी करेगी कि हमें जो है अपनी कंपनी में वाटर कूलर लगवाने, तो इस एरिया में जितने भी वाटर कूलर वाले हैं वो हमारे पास आओ और आके हमें जो है कोटेशन दो, अपना प्राइस बताओ कि कितने में आप जो है हमारी कंपनी के अंदर वाटर कूलर लगवा दोगे। तो अलग अलग कंपनीज आएंगी उस गवर्नमेंट कंपनी के पास और आकर जो है अपना अपना प्राइस कोट करेगी और कोटेशन देगी।
उसके बाद जो है गवर्नमेंट कंपनी देखेगी कि आखिर कौन से कंपनी के कोटेशन जो है वो कम रेट में है, कौन सी कंपनी जो है सस्ते में वाटर कूलर लगा के दे रही है, और फाइनली जो सस्ते में लगा के देगी और उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी तो उस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा वाटर कूलर लगाने का। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो टेंडर नोटिस जारी किया गया गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। तो उन वाटर कूलर डीलर्स की तरफ से कोटेशन भेजना एक ऑफर था और गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से उस कोटेशन में से सस्ते वाले डीलर को छांटना और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट देना, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस थी। तो यहाँ पर टेंडर नोटिस जो है वो हमारा इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ना कि ऑफर होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्विटेशन टू ऑफर, उसके बाद आता है हमारा ऑफर और फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस चलता है। तो आपको क्लियर हो गया इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर फर्क क्या होता है। तो ये होगा हमारा इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड ऑफर, या हम इसको बोल सकते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। और इसी के साथ हमारा जो है ऑफर वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेप्टेंस।